तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर। ठीक है, तो देखो, ठीक है, मिरर है, इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और मैंने ऐसे एक्स एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बना दिया। और पता है एक्स एक्सिस मिरर पे परपेंडिकुलर है, जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो मिरर है, इस मिरर पे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है। मतलब मिरर का जो प्लेन है वो वाई और जेड प्लेन है, वाई और जेड प्लेन, मिरर का प्लेन इज वाई जेड प्लेन एंड एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू मिरर प्लेन। मतलब नॉर्मल एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। और दूसरा क्या है, जब परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस मिरर के, तो वाई जेड प्लेन में होगा आपका मिरर। ओके, अब देखो, तो अब मूवमेंट की बात कर रहा हूं, नॉर्मल, नॉर्मल टू मिरर। नॉर्मल टू मिरर का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, नॉर्मल टू मिरर मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट है। ये पहला है। मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर भागा x1 डिस्टेंस, ठीक है, अब मिरर अभी रुका हुआ है, मिरर रेस्ट में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, अच्छा किसी देखना, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मिरर के रिस्पेक्ट में ये है एक्स ओ एम है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मिरर के रिस्पेक्ट में। इनिशियल जो पोजीशन था, सपोज करो x1 था, तो जो इमेज होगा वो भी इससे कितना दूरी पे होगा, x1 दूरी पे होगा इमेज इनिशियली। अब परपेंडिकुलर दूरी बराबर होती है, तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने शिफ्ट कर दिया तो ये जो दूरी बचेगी, ये जो दूरी बचेगी, बची हुई जो दूरी होगी इससे, ये कितनी होगी, x1 में से घटाना पड़ेगा आपको ये वाली दूरी, एक्स ओ एम घटाना पड़ेगा। तो जितना दूरी ऑब्जेक्ट इधर होगा, इमेज उतनी दूरी इधर होगी। तो ये डिस्टेंस तब कितना बचेगा, इमेज का नया पोजीशन, जो इमेज का न्यू पोजीशन बनेगा, ये इमेज का ओल्ड पोजीशन है, इट इज अगेन x1 माइनस एक्स ओ एम। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जितना दूरी इमेज भागा है, ऑब्जेक्ट भी, जितना ऑब्जेक्ट भागा इमेज उतना ही भागा है, बट उल्टा डायरेक्शन भागा है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मिरर रुका हुआ है, ये तो ऑब्वियस भी तो है, अगर यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है तो इमेज 2 मीटर दूरी पे होगा। अगर तुम 0.5 मीटर आगे भाग जाओ तो 1.5 बचा, तो इमेज भी 1.5 होगा। मतलब जितना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इमेज उतना ही उल्टा मूव कर रहा है, डायरेक्शन रिवर्स है। तो एक स्टेटमेंट नोट कर सकता हूं, ठीक है, अभी मत लिखना, बाद में पाएंगे। वो ये स्टेटमेंट होगा, इफ ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द मिरर, परपेंडिकुलर मिरर के परपेंडिकुलर मूव करता है, इट्स इमेज मूव बाय सेम डिस्टेंस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस मूव करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये तो पहला केस था, ये पार्ट जिसमें मिरर रेस्ट में था, मतलब मिरर रेस्ट में था। अब अगला केस ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अब मिरर को मैं भगाऊंगा, मिरर को भगाऊंगा, तो मिरर है सपोज करो, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो अगर ये दूरी सपोज करो x1 है, तो इमेज भी कितनी दूरी पे होगा, x1 दूरी पे होगा। अब मैंने इसको x डिस्टेंस भगा के यहां पे कर दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट का न्यू लोकेशन। तो जो इमेज होगा, ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं भगाना ना, हमें किसको भगाना था, मिरर को भगाना था, ठीक है। अब मैंने मिरर को भगा दिया x डिस्टेंस, ये मिरर का, ये न्यू पोजीशन है, ये ओल्ड पोजीशन है। तो ये दूरी कितनी बन गई, अब बच गई ऑब्जेक्ट से x1 माइनस एक्स बच गई। तो जो इमेज होगा वो भी कितना दूरी पे होगा इस मिरर से, x1 माइनस एक्स दूरी पे होगा। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ इमेज। आप कोई पूछे
कि ये दूरी कितनी होगी। तो ये x1 है, ये अब देखना ये तो दूरी x1 है और ये दूरी क्या है x1 माइनस x है। तो ये दूरी और ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी आएगी जब इस पूरे में से इसे घटाओगे तो दिस डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू x1 माइनस 2x आएगा, क्योंकि इसमें से तुम्हें ये घटाना है, x घटा दो आगे इतना, और ये दूरी x1 है और ये x माइनस 2x है, तो पूछिए ये दूरी कितनी आएगी। तो x1 में से ये घटाओगे, जब x1 से घटाओगे तो आ जाएगा 2x, तो दिस डिस्टेंस इज 2x। इसका मतलब इमेज जो है पहले यहां था और कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो x के डायरेक्शन में कितना भागा, x के डायरेक्शन में मतलब यहाँ पाएगा इमेज, तो x डायरेक्शन में कितना भागा होगा, तो 2x दूरी भागा। और किधर, मिरर इधर भागा तो इसका इमेज भी उधर ही भागा है, डायरेक्शन सेम है, मिरर का मूवमेंट देखो इधर हो रहा है तो इमेज का मूवमेंट इधर ही तो है, इधर ही तो है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, मिरर यहाँ पे, जब मिरर यहाँ, जो इमेज कहाँ था पहले यहाँ था, जब मिरर यहाँ पाएगा तो जो इमेज है वो यहाँ पे जाएगा। ये है न्यू पोजीशन। और कितना 2x दूरी आ गया ना, इसका मतलब ये है कि अगर मिरर नॉर्मल के डायरेक्शन में, मिरर जो है नॉर्मल अपने सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में x दूरी भागेगा तो उसका इमेज ट्वाइस दूरी मूव कर जाएगा, 2x दूरी मूव कर जाएगा उसी डायरेक्शन में। तो लिखो स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट याद रखेंगे, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, इफ प्लेन मिरर मूव perpendicular to, नहीं, if plane mirror move, if plane mirror move in normal direction by x distance, its image will be moved by 2x distance in same direction, उसी डायरेक्शन में ट्वाइस दूरी मूव कर जाता है। अगला लाइन सुनना क्या था, अगर मिरर को x डिस्टेंस मूव किया नॉर्मल डायरेक्शन में तो उसका इमेज ट्वाइस मूव कर जाएगा उसी डायरेक्शन में। अगली लाइन है देखो, इफ ऑब्जेक्ट मूव normal to mirrors, its image move with same distance but in opposite sense, ठीक है। सी पार्ट इसका ये है कि रोटेशन ऑफ मिरर, ये है कि मान लो मिरर है और एक ऑब्जेक्ट तुमने यहां रखा है, तो इसका इमेज सपोज कर यहां बन रहा है, तो इसको मान लो एक्सिस का रोल प्ले करेगा, मतलब जो नॉर्मल कट मार रहा है मिरर का एक्सिस का रोल प्ले करेगा। तो मान लो किसी ने क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट इस मिरर को किसी ने घुमा दिया ऐसे, थीटा एंगल घुमा दिया, थीटा एंगल इस एक्सिस को घुमा दिया, तो इस एक्सिस के अबाउट जो इमेज होगा वो ट्वाइस एंगल घूम जाएगा, मतलब इमेज का जो लोकेशन आएगा इस कंडीशन पे वो ऐसे बन जाएगा, इमेज आ जाएगा यहाँ पे न्यू लोकेशन, और इसी सेंस में ट्वाइस एंगल घूम जाएगा 2 थीटा। तो इस चीज को तुम अलग से ध्यान रखोगे। ये यही नहीं, एक चीज और बता रहा हूँ, जनरल लाइन है, क्यों एक्सिस बार बार बोल रहा हूँ, रुको। मान लो ये मैंने मिरर बना दिया और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा।
अब मैंने ना किसी भी पॉइंट के अबाउट घुमा दिया, मान लो इसी के अबाउट घुमा दिया, अगर मैंने इसको थीटा एंगल घुमा दिया, मिरर का ये पोजीशन बना दिया, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ मिरर। ये मिरर था, अपने ओल्ड पोजीशन पे था, ये न्यू पोजीशन में मिरर आ गया, ये वाला एंगल थीटा है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, तो तुम पाओगे ना कि ये जो एक्सिस है, ये जहां पे जिसके अबाउट तुम घुमा रहे हो, ये दोनों मिरर का इंटरसेक्शन यहां पड़ा है ना, तुम इसी के अबाउट तो घुमा रहे हो, यही तो एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो इमेज है, पहले यहां पे था, बाद में ये ट्वाइस एंगल घूम जाएगा, ये थीटा घुमाया ना, तो ये ट्वाइस एंगल 2 थीटा घूमेगा, और इमेज का पोजीशन यहां पर आ जाएगा, और आर्क एकदम सेम होगा, ये सर्कल पे घूमता है, सर्कल पे ऐसे यहां पे, तो ये होगा आई न्यू पोजीशंस। अगर ये मान लो m है, तो ये डिस्टेंस है ना एम आई इज इक्वल टू एम आई एन, ये इक्वल होता है, ये डिस्टेंस इक्वल होता है, और ट्वाइस एंगल घूम जाता है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर मिरर को रोटेट करते हो थीटा एंगल, तो उसका इमेज 2 थीटा एंगल घूम जाएगा। तो इस लाइन को भी नोट करो, इफ मिरर इज रोटेट बाय थीटा एंगल, if mirror is rotated by theta angle, its image, if mirror is rotated by theta angle, its image will be rotated by 2 theta angle in same sense, 2 theta angle in same sense, 2 theta angle in same sense। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इस पे बेस होकर ना कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं, इन सबको मैं हटाता हूं। ये तो कॉन्सेप्ट, अच्छा एक चीज और बताता हूं तुम्हें, डी पार्ट इसका डी पार्ट है पैरेलल टू पैरेलल की स्पेलिंग गलत है, पैरेलल टू मिरर। तो फर्स्ट है मिरर मूवमेंट, तो एक ऑब्जेक्ट यहां पे सपोज करो, और ये प्लेन मिरर है, तो अगर इसका ऑब्जेक्ट इमेज यहां पे है, तो अगर तुमने इसको मूव करा के तुम इस पोजीशन पे करते तभी भी इसका इमेज यहीं पर रहेगा। क्यों? क्योंकि काल्पनिक मिरर बना लेंगे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस एकदम बराबर होगा। तो होता भी है भाई, तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ पे मिरर रखे हो, तो तुम्हारा चेहरा यहाँ दिख रहा है, मिरर यहाँ भगा दोगे तो क्या चेहरा यहाँ दिखेगा? क्या नहीं, चेहरा इधर ही रहेगा। वो अलग बात है तुम्हें नहीं दिखेगा, बट इधर ही रहेगा। इसका मतलब अगर एक मिरर को तुम नॉर्मल के परपेंडिकुलर भगा रहे हो, या मिरर के सरफेस के पैरेलल भगा रहे हो, ऐसे कहीं भगा रहे हो मिरर को, तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज नहीं होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी नहीं आएगी, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे तुम्हें बता सकता हूँ कि इफ मिरर मूव, अभी लिखवाऊंगा दोनों, इफ मिरर मूव पैरेलल टू द इट्स सरफेस, इमेज विल बी इन रेस्ट, तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। अब अगली बात करेंगे, इमेज की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। सर फिर से बोल लीजिए पैरेलल वाला। अभी लिखवाऊंगा ना, इमेज मूवमेंट, इमेज करो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, ऑब्जेक्ट मूवमेंट में क्या होगा? अगर मान लो मिरर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इमेज इसके यहाँ पे होगा। अगर ऑब्जेक्ट को तुमने x डिस्टेंस ऊपर पहुंचा दिया, दिस वन इज द न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी एकदम इसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा ना,
एकदम यहां पाया जाएगा, एंड दिस इज इमेज न्यू पोजीशन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट को तुम भगाते हो मिरर के पैरेलल तो इमेज भी उतना ही डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज यहाँ पे सामने रहेगा ना। तो मिरर के पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट इधर भागे तो चाहे इधर भागे तो, वाई डायरेक्शन भागे तो जेड डायरेक्शन में, वाई जेड क्या था, वाई जेड है ना, तो वाई में भागे या जेड में भागे या उनके बीच में भागे, अगर वाई जेड पे भाग रहा है ऑब्जेक्ट तो इमेज उतना ही डिस्प्लेसमेंट लेगा, एकदम सेम डायरेक्शन एज ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे पहला स्टेटमेंट इसके लिए। अब लिखो इफ मिरर मूव पैरेलल टू इट्स सरफेस, if mirror move parallel to its surface, if mirror move parallel to its surface, its image will not change its position। ये पहला लाइन था। दूसरा लाइन, if object move parallel to mirror surface, if object move parallel to mirror surface के parallel, if object move parallel to mirror surface, its image will move same distance in same direction। ठीक है, अच्छा ये तो कॉमन सेंस था जिससे मैंने समझाया था। अब जो पोजीशन रिलेशन होगा वही वेलोसिटी में होगा और वही एक्सेलरेशन में भी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी तो वही आएगा। तो मैं तुम्हें ये बताया कि अगर, रिपीट करता हूँ सारा, कि अगर ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर है, अगर ये मिरर एक्स डिस्टेंस भाग रहा है तो इसका इमेज एक्स डिस्टेंस भागेगा उल्टा, मतलब ऑब्जेक्ट, तो मिनट, मिरर है ऑब्जेक्ट है, अगर मिरर एक्स डिस्टेंस भागा तो इसका इमेज ट्वाइस डिस्टेंस उधर भागेगा। दूसरा, अगर परपोंडिकुलर चल रहा है ना, अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस भाग रहा है तो इसका इमेज एक्स डिस्टेंस उल्टा भागेगा। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर ऐसे भाग रहा है ऐसे, तो इमेज नहीं भागेगा, पैरेलल पे नहीं भागता है। अगर ऑब्जेक्ट इस मिरर सरफेस के पैरेलल भाग रहा है तो इमेज भी एकदम पैरेलल भागेगा, अब सेम डिस्टेंस भागेगा। ये सब कॉमन सेंस में, ठीक है, और कॉमन सेंस का ही बेसिकली यूज किया जाता है। अब इसी को कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है तुम अलग से नोट करो ना, द कोऑर्डिनेट फॉर्म में। इसको मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट फॉर्म ये है कि, और एक्स नॉर्मल है, एक्स इज नॉर्मल, एक्स डायरेक्शन इज नॉर्मल, मतलब सेकेंड अप्रोच हो सकता है तुम्हारे लिए, सेकेंड मेथड हो सकता है। एक्स इज नॉर्मल ऑन मिरर सरफेस, मिरर सरफेस का नॉर्मल है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू, सॉरी ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, या पहले ऑब्जेक्टिव लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। एक्स में माइनस आना जाएगा बस, कि मिरर पे अगर तुम खड़े हो और ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है तो इमेज उल्टा भागेगा। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन, कोई माइनस नहीं लगेगा यहां से। डिस्प्लेसमेंट of object with respect to mirror in z direction is equal to displacement of image with respect to mirror in z direction। तो इतनी चीजें तुमको ध्यान रखना है। तो ठीक है, और तुम पाओगे कि जितनी चीजें मैं उधर बता रहा था कॉमन सेंस से, सब इसमें ना प्रूफ हो जाएंगे। देखो एक प्रूफ करके दिखाता हूं, जैसे कि ये वाला था ना, ये वाला ट्वाइस वाला डिस्टेंस, देखो मैं प्रूफ करता हूँ यहाँ पे, इससे प्रूफ कर लेंगे। इसको क्या लिखोगे, इस पूरे लाइन को तुम लिख सकते हो एक्स ओ सॉरी माइनस एक्स एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स एम। ऑब्जेक्ट नहीं भाग रहा है ना,
तो ऑब्जेक्ट नहीं भाग रहा है तो ये 0 कर दिया। मिरर भागा xm डिस्टेंस तो माइनस एक्स आई, माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्सएम, तो इसको इधर भेजो, इट इज एक्स आई बराबर 2xm आ गया। इसका मतलब अगर मिरर एक्सम डिस्टेंस भागता है तो उसका इमेज ट्वाइस डिस्टेंस भागेगा। अब देखो कोई कहे कि नहीं हम सिर्फ ऑब्जेक्ट भगाएंगे मिरर नहीं भगाएंगे, तो मिरर को 0 कर दो, कर दिया 0 इसको, तो एक्सएम 0 एक्सएम 0, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स ओ बराबर माइनस एक्स आई, मतलब अगर ऑब्जेक्ट भागता है तो उसका इमेज माइनस डिस्टेंस और भागेगा। तो इसमें सब है बट इक्वेशन लिखने पड़ेंगे और वो कॉमन सेंस से है, कॉमन सेंस ज्यादा फेस में वर्क कर लेता है। ओके गुड, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ही है, सिंपल क्वेश्चन है, मिरर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी इधर दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, और ये मिरर है, ये है, ये दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन पूछता है, ओके तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल 37 डिग्री पे, सब कुछ समझ रहे हो तो, अब सब इस ग्रीन बोर्ड के प्लेन, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो पूछ रहा हूं फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इमेज, सेकेंड क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड थर्ड क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है कोई बात नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लिखो कंपोनेंट कर लो ना, तो इसका कंपोनेंट करोगे तो 10 cos 53 बनेगा, तो 10 cos 53 इज व्हाट, cos 53 कितना होता है 3/5, 6 आएगा, ये बनेगा 10 sin 53 इट इज 4/5, देन वैल्यू इज 8, ये बनेगा 20 cos 37 इट इज 4/5 8, और ये क्या बनेगा, ये 5 चौके 16 बनेगा ना, और ये बनेगा 12, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, इधर 12 दिखा दिया, यहाँ पे इधर मैंने 16 दिखा दिया, ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर था, इधर मैंने दिखाया 6, इधर दिखाया मैंने 8। ओके अब क्या करेंगे, इसको ना इसको देखो, इसको ऐसे दिखाओ 6, इसको दिखाओ 8, ठीक है। ओके अब अपने मन से ना एक्स एक्सिस, ये मेथड 1 है, कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस बना दो, अपने मन से बना लिया, जेड बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सॉल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन, एक्स नॉर्मल में है ना, एक्स नॉर्मल में है, तो मैं क्या कहूंगा, एक एक करके सोचेंगे, मिरर कितना भागा 6 भागा, मिरर 6 इधर भाग रहा है, तो इमेज कितना भागना चाहिए 12, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा इमेज का डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के टर्म में लिख लो वी एक्स, एक्स में मिरर भागा 6 तो इमेज भागेगा ट्वाइस उसी डायरेक्शन में, प्लस एक्सिस इधर ही था, अगर मिरर 6 भागा तो इमेज उसका ट्वाइस भागेगा, और मिरर लिख लिया तो मिरर का एक्स वाला हो गया, अब ऑब्जेक्ट का एक्स वाला देखेंगे, ऑब्जेक्ट का एक्स वाला क्या है 16 है, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर 16 भाग रहा है तो इमेज उल्टा 16 भागता है, तो -16 कर लेंगे, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, एक एक करके सोचेंगे, भाई एक्स वाला लिखना है, एक्स वाला लिखना है, अगर एक्स वाला आपको लिखना है क्या करेंगे, पहले मिरर का एक्स वाला देखेंगे, और जब मिरर का देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का भूल जाएंगे, क्यों ऑब्जेक्ट के विषय में सोचेंगे, वो एक टाइम पे एक के विषय में सोचो, तो अगर मिरर एक्स में 6 भाग रहा है तो उसका इमेज एक्स में ट्वाइस भागेगा ना, निकालिए कॉन्सेप्ट 6 × 2, और ऑब्जेक्ट 16 भाग रहा है एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इमेज उल्टा भागेगा -6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 12 -12 -16 4,
अब बात करेंगे वाई का मोमेंट का। वाई में देखो, वाई में ऑब्जेक्ट 12 भाग रहा है इस सरफेस के पैरेलल, 12 भाग रहा है, तो इसका इमेज एग्जैक्टली 12 भागेगा ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट भागता है तो इमेज ही भागता है। तो मैं क्या कहूंगा, वाई में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी लिखेंगे ना, वी वाई, ये कितना लिखोगे, ये 12 भी आएगा क्योंकि 12 भाग रहा है। और दूसरा आप बात करेंगे मिरर की, मिरर वाई में कितना भाग रहा है 8, तो क्या इमेज भागेगा ना, बिल्कुल ना। था कि मिरर अगर सरफेस के पार भागता है तो इमेज नहीं भागेगा, और ये हम लोग इमेज से लिख रहे हैं, इमेज से लिख रहे हैं। और अगर ऑब्जेक्ट वाई में भागेगा जितना इमेज उतना ही वाई में भागता है, हो गया। तो वाई में वेलोसिटी आ गई, और ये एक्स की वेलोसिटी आ गई। तो कोई पूछे इमेज की वेलोसिटी बताइए, इमेज की वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, तो तुम क्या लिखोगे, एक्स का क्या -4 है, -4 आई कैप, और वाई का क्या है 12 है, तो +12 जे कैप। बस, नाउ दिस इज आंसर। अच्छा, ये इमेज की वेलोसिटी आ गई। अब यही चीज मैं सेकेंड अप्रोच यूज कर रहा हूं, उसके बाद ना बाकी दो निकालेंगे। सेकेंड अप्रोच में जो हम लोग पढ़े थे अभी, एक्स वाला क्या लिखा था, एक्स ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यही होता है। लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ आई, मतलब मैं यहाँ पे एक्स रिलेशन सॉल्व कर रहा हूं, माइनस एक्स ऑफ एम बराबर माइनस ऑफ एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्स ऑफ मिरर। इमेज का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी मान लो, ये वेलोसिटी की तरफ सब रोल प्ले करेगा एक्स में। अरे लिखो एक्स के ही टर्म में, बट मानेंगे क्या है, वेलोसिटी है। मिरर कितना भागा एक्स में, 6 भागा है, देखो 6 भागा है तो +6 लिख लो बराबर माइनस ऑब्जेक्ट कितना भागा है, +16 भागा है। अगर इधर भागेगा तो प्लस, इधर भागेगा तो माइनस, तो इधर भागा ना तो +16। मिरर कितना भागा है, +6, तो +6 कर लो। इसे से कितना आएगा, एक्स आई की वैल्यू आएगी 6 से, और यहां से क्या आएगा 10, -10, ये 6 कितना आएगा -4 आ गया। देखो एग्जैक्टली सेम आ गया, आ गया। सिमिलरली y सॉल्व कर लेते हैं, तो y ऑफ इमेज बराबर y ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है, तो इसमें लिखो इमेज का डिस्प्लेसमेंट माइनस y ऑफ मिरर, y ऑफ मिरर क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 रख दिया। y ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 12 है y में, तो यहाँ पे 12 रख दिया। और y ऑफ मिरर कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे 8 रख दिया। 8 से 8 कट गया, इससे क्या आ गया, समझ गया कि y ऑफ i क्या आ गया 12 आ गया, देखो 12 आया था। आप कोई पीछे वेलोसिटी बताइए, तो -4 आई क्या +12 जे का आंसर होगा। तो ये भी अप्रोच अच्छा है, ये भी अप्रोच अच्छा है, ये कॉमन सेंस का अप्रोच है कि नॉर्मल के मतलब एक एक करके सोचते हैं। जब इसको सोचोगे तो इसे भूल जाना, फिर इसे सोचोगे इसे भूल जाना, और दोनों को एक साथ कर लेना एक्स वाला। वैसे वाई में भी एक बार इसको फिर लास्ट में दोनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर तुम इसे कॉपी कर चुके होगे तो बाकी क्वेश्चन मैं करता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अब देखो बाकी बता कर मैं इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, और मैं इमेज निकाल चुका हूं। तो मिरर की वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो मिरर की वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, ये 6x में ना, तो 6 आई कैप, ये क्या 8 वाई में है तो 8 जे कैप। तो मिरर की वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म आ गया, और ये इमेज की वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है। तो कोई पूछे इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, सेपरेट कर दो, इसमें से इसको सेपरेट कर दो, आंसर दे देगा। पूछ रहा इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म आपको पता है, कितना पता है, ये कितना है 16, तो 16 आई कैप है, और ये कितना है 12, तो +12 जे कैप। तो अगर इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चाहिए तो इसका वेक्टर फॉर्म आपको पता है, इसका वेक्टर फॉर्म पता है, तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ओके गुड, तो तुम ये सब समझ गए हो। इसी पे पैटर्न पे बेच रहोगे ना, एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है। अब ऐसे लिख देगा कि मिरर की जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर फॉर्म है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप है। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है मिरर का। इसको रुको, एंड एक्सेलरेशन ऑफ मिरर इज, मिरर का जो एक्सेलरेशन है दिस वन इज 2i कैप लिख लिया। जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर फॉर्म है 3i कैप प्लस 4j कैप, और जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है दिस वन इज माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और लिख रहा है कि x एक्सिस इज नॉर्मल टू मिरर, नॉर्मल टू मिरर, then find velocity of image at t equals to 2 सेकेंड। अच्छा, कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो ना तो प्लीज पूछ देना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं भी कोई भी डाउट हो प्लीज बताना जरूर। तो देखो, तो 2 सेकेंड पर अगर हमें जानना है कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी तो हमें यह जानने की जरूरत है कि 2 सेकेंड पे मिरर की वेलोसिटी कितनी है और 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। जैसे यही क्वेश्चन कर रहे हैं तो जितना भी चीज आया है वो ये जिस स्टैंड का है ना, ये जिस स्टैंड का डायग्राम है उसी स्टैंड का ये आंसर है। स्टैंड अंडरलाइन है, जिस स्टैंड का ये डायग्राम है एग्जैक्टली उसी स्टैंड का ये सारे आंसर है। अगर अगले स्टैंड पे अगर अगले स्टैंड पे इसकी वेलोसिटी चेंज होती है और इसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो सारे आंसर चेंज हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, इस क्वेश्चन करने का मेरा टारगेट क्या होगा, तो समझ सकते हो एकदम सिमिलर क्वेश्चन हो गया। हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी 2 सेकंड पे और मिरर की वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी 2 सेकंड पे। एक बार अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाती है फिर लगा देंगे कॉन्सेप्ट जब भी लगाया था तो सारे आंसर आ जाएंगे। पता करते हैं, चलो। मिरर की वेलोसिटी 2 सेकंड, फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी, यू वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर मोशन बता चुका। तो यू वेक्टर ये है इंटू ए एक्सेलरेशन, वैल्यू प्लेस करो। तो यू वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप प्लस ए वेक्टर 2 के बराबर है, 2 है, और 2i कैप है ना, और t किसके बराबर है 2 सेकेंड, प्लेस कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से 4 आएगा, ये 3 जोड़ोगे तो 7i कैप बनेगा, ये माइनस 4j कैप बनेगा प्लस k कैप आ गया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक, जस्ट सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन v बराबर u प्लस एटी, तो u किसके बराबर है 3i कैप प्लस 4j कैप के बराबर है प्लस एटी, ये वेक्टर कितना है माइनस 2j कैप है प्लस k कैप है, एंड टाइम इज 2, देन मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा क्या 3i कैप बनेगा, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस 4, इसे कट कर देगा, ये 2k कैप बनेगा बस। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अगेन यूज करेंगे कॉमन सेंस अप्रोच। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इसके भी थ्रू जा सकते हो, अभी तुमको ये बेटर लग रहा होगा, बेटर है भी, इसमें क्या है, तो सेकेंड अप्रोच बेटर है भी, चाहो तो इसके थ्रू जा सकते हो और इसके थ्रू भी जा सकते हो, ये भी गलत नहीं है। तो मैं इस मेथड के थ्रू जा रहा हूं। चलो एक एक करके सोचते हैं, एक्स डायरेक्शन सॉल्व करेंगे। तो एक्स के लिए जो वेलोसिटी आएगी वी एक्स, एक्स ही तो नॉर्मल है, तो एक्स में ऑब्जेक्ट का मोमेंट कितना है, देखो एक्स में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 है, तो अगर एक्स में ऑब्जेक्ट 3 से जा रहा है तो उसका इमेज उल्टा चलता है ना, -3, नॉर्मल है ना एक्स, देखो एक्स इज द नॉर्मल लिखा हुआ है, एक्स इज द नॉर्मल। तो अगर एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट 3 से जा रहा है तो इसका इमेज अपोजिट चलेगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे -3। ये ऑब्जेक्ट का काम हो गया, अब काम किसका होगा मिरर का, एक एक करके ना, ऑब्जेक्ट देन मिरर, फिर दोनों को कंबाइन। अब मिरर एक्स में कितने से भाग रहे, देखो ये है 7,
तो मिरर अगर एक्स में प्लस चल जा रहा है तो उसका इमेज उसी डायरेक्शन में ट्वाइस से जाएगा। तो 14 कर लो। तो दिस वन इज 11। दिस सिमिलरली वाई में सॉल्व कर लो। वाई में मिरर की मूवमेंट का असर नहीं पड़ता है, मैं इसे बताता हूँ। वाई जेड में नहीं पड़ेगा, मिरर के सरफेस के पैरेलल मिरर के सरफेस के अगर ऑब्जेक्ट है तो मिरर इधर भागे इधर कहीं भी भागे, इमेज हमेशा परपेंडिकुलर इधर होगी। तो मिरर यहाँ रहे तो चाहे यहाँ रहे तो कहीं भी चला जाए, मिरर का मोमेंट का असर नहीं पड़ने वाला है वाई और जेड में। तो वाई जेड में तो हमें सोचना ही नहीं है कि मिरर की वेलोसिटी है क्या, जब असर ही नहीं पड़ेगा। किसका असर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट क्या कि ऑब्जेक्ट जितना भागेगा उसका इमेज उतना ही भागेगा। तो ऑब्जेक्ट वाई में कितने से भाग रहा है? 0 से। भाई के कैप है ना, तो 0 लिख लो 0। और जेड में 2 से भाग रहा है, तो एग्जैक्टली सेम 2। तो तुम समझ गए आंसर क्या आएगा। द इमेज वेलोसिटी इज नथिंग बट 11 आई कैप 0 जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। दिस इज आंसर। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, बता दो। किसी को कोई भी डाउट बताओगे? नहीं बताना, मत बताओ। गुड, चलो। ओके, तो हम लोग सीखा जा रहा है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल ही होगा। तो स्फीयर है, ग्लास का स्फीयर है। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में पॉलिश कर दी, ऐसे पॉलिश कर दी। और किसी का मन की एक नहीं सर हम अंदर से पॉलिश करेंगे ऐसे। तो अगर पॉलिशिंग तुमने अंदर कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर का बनेगा, और पॉलिशिंग तुमने बाहर कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर का बनेगा। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है तो हम इस वाले पार्ट क्या बोलते हैं? दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा, इसका जो स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है, सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है, चाहे जो कॉनकेव सरफेस है, इसको जब तुम इस एंड को इस एंड से मिलाओगे ना, तो ये तुम्हें एक ऐसा सरफेस बनेगा। मतलब कट कर दो इसको, यहां से कट कर दो, जब कट कर दोगे ना तुम्हें ऐसा दिखेगा, ये ऐसा। इस तरीके से। और पॉलिशिंग किधर है? अंदर कर पॉलिशिंग है। तो ये सरफेस है ना, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये जो भी सरफेस बना है, ये तो फ्लैट ये सरफेस है बेसिकली। ये तो क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन है। दिस वन इज द क्रॉस सेक्शन, तो दिस वन इज क्रॉस सेक्शन, सरफेस तो ये। तो ये जो सरफेस है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसको पोल बोलते हैं। तो दिस इज पोल, दिस वन इज द पोल, ये पोल है, मतलब यहां पे पोल होगा। दिस इज पोल। और पोल, और वैसे इसका भी पोल इधर कहीं होगा, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल कैसे मिला दो। तो ये जो है ना, दिस इज द पोल। पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अगर तुम इसको मिलाते हो, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मतलब प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सिमिलरली यहां की प्रिंसिपल एक्सिस इसको मिलाने वाली लाइन होगी ऐसे, ठीक है। तो कुछ चीजें ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर के तरफ से रोल प्ले करेगा, एक कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव मिरर प्ले करेगा।
जो स्फीयर का सेंटर होता है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल है जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, और पोल और सेंटर की जो बीच की दूरी होती है, दिस वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, आर से रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये जो अपर्चर है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर, आर इज रेडियस ऑफ अपर्चर, ये रेडियस ये लिखा गया होता है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ अपर्चर, अपर्चर ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। तो ये है रेडियस ऑफ अपर्चर, दिस वन इज रेडियस ऑफ अपर्चर। तो अगर इसका थिकनेस, इस मिरर का थिकनेस मतलब यहां से यहां के बीच की जो दूरी है, ये दूरी सपोज करो टी के बराबर है, दिस इज टी, टी इज द थिकनेस ऑफ मिरर, थिकनेस ऑफ मिरर क्या बोलोगे इसका, लेंस होता तो बोला भी जाता, थिकनेस का मतलब मटेरियल का थिकनेस होने, तो खोखला होगा, तो क्यों थिकनेस बोलोगे, थिकनेस मत बोलो, मान लो टी है, दैट इज टी, दैट इज टी। तो इस टी इस आर में एक रिलेशन होगा क्या, अगर ये टी के बराबर है और मैं इसको अगर आगे को बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा दूं, तो ये कैपिटल आर होगा, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आएगा, रेडियस है, ये स्मॉल आर है और ये टी के बराबर है, तो एक रिलेशन बनेगा क्या, कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस टी का स्क्वायर, ये बनेगा। तो इस रिलेशन को भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस पे बेस पे क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल डिफाइन कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर दिया, ठीक है, अपर्चर रेडियस। ओके, चलिए अब कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे आके तुम्हें समझाता हूँ। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी वैलिड होगा, इसमें भी वैलिड होगा। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो बहुत से रेज इससे पड़ेंगे ना, बहुत से रेज पड़ते हैं इसमें, बहुत सारे रेज पड़ते हैं। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ध्यान रखना, बहुत सारे रेज पड़ रहे हो, तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है, जो इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस है, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस एकदम पास होती है उसको बोलते हैं पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज। तो हम इसका जितना भी फॉर्मूला हम लोग डिफाइन करते हैं, डिराइव करते हैं, सब पैराक्सियल रेज के लिए ही वैलिड होती है, वो मैं लिखवा भी दूंगा अलग से। तो तुम पैराक्सियल रेज का डिफिनेशन लिख लो, पैराक्सियल रेज लिख लेना, बहुत जरूरी है, लिखो। दोज इंसिडेंट रेज, those incidence rays which is very near to principal axis are known as paraxial rays. For paraxial rays, sin theta is approximate tan theta, थीटा लिख के आई लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस sin i बराबर tan i इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई, इसे अलग से कॉपी कर लें, इसकी बहुत जरूरत होती है, ये सिर्फ पैराक्सियल रेज में वैलिड है, पैराक्सियल रेज नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा। तो फॉर पैराक्सियल रेज sin i बराबर tan i बराबर आई, वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो कम होगा, एकदम कम होगा। तो इसको कॉपी करना, इसका यूज करते हैं। सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना डेफिनेशन सर। Those rays which are very near to principal axis, which are very near to principal axis, यस सर। are paraxial rays. For paraxial rays, sin i बराबर tan i बराबर i। ओके, गुड, क्वेश्चन करते हैं। देखो, मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है,
और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक रेज ऐसे पड़ रही है, पैरेलल आ रही है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। तो पूछता है कि पोल से कितना दूरी से ये पास करता नजर आएगा। ठीक है, देखो तो अगर ये रेज ऐसे आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अगर मैं इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल कहां से पास करता है? सेंटर से। देखो अगर इस पे कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, कहां से पास करेगा? सेंटर से। इस पे भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, कहां से पास करेगा? सेंटर से। सही बात तो है। नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, पोल नहीं, नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आई से रिप्रेजेंट किया। अरे ये तो वैसे भी ऑब्वियस, लिख ही लो, नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, टक्कर होने के बाद कहां से पास करेगी? तो टक्कर होने के बाद मान लो ऐसे पास करती है। तो इस जिस पॉइंट से पास होती है ना, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, फोकस। और फोकस और पोल की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस, स्मॉल एफ। फोकल डिस्टेंस या फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस। गुड। अच्छा ये वाला एंगल आई है, तो ये एंगल क्या आएगा? दिस वन इज द आई। गुड। तो ये भी एंगल क्या आएगा? आई। ये आई क्यों होगा जानते हो? इस वजह से होगा। ये किस वजह से होगा यार? ये इस वजह से होगा। ये किस वजह से होगा? ये तो रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसके सामने का एंगल उसे हटाओ। सर अल्टरनेट एंगल होगा ना आई। हाँ कितने विद्वान हो तुम। गुड। अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये एंगल बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल आई है। ठीक है। चलो अब कुछ एंगल। अच्छा बताओ ये दूरी कितनी होगी? ये जो डिस्टेंस होगा, ये रेडियस बराबर होगा, ये पूरा आर के बराबर होगा, तो हम इसको आर लिखेंगे। रेडियस है, आर लिखेंगे। गुड। ये भी आर है। अच्छा इतना आर कहां से आ गया? इसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये दूरी निकालनी है, इस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को। तो मैंने क्या किया, देखो। अच्छा और रुको ना भाई, बता रहा हूं। जीने दो थोड़ा सा, तो जीने ही नहीं देते हो। ये एंगल क्या आएगा बताओ? आई आएगा। गुड। और ये जो आ रहा है ना रेस, ये जो एंगल आई है, तो भी एंगल आई है, मतलब कुछ ऐसे है। ये फोकस है, और ये भी एंगल क्या है? आई है। गुड। और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? आर के बराबर है। ओके चलो, तो ये लेंथ अगर निकाल लूं, तो फिर ये दूरी फोकस मिल जाएगी। यही तो दूरी है, ये तो दूरी फोकस है, मिल जाएगी। अगर मैंने ये निकाल लिया, तो अभी निकाल लिया, देखो कैसे। इस दूरी को अपने मन से x मान लो, x मान लो, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये बाइसेक्ट कर देगा। इसलिए बाइसेक्ट कर देगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये कल्पना करो, देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि उसके दो एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बाइसेक्ट कर जाएगा, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो अगर ये x है और ये एंगल i है, तो पूछे ये दूरी कितनी होगी? इट इज x cos i। एंगल के पास वाले cos बोलते हैं ना, इट इज x cos i। ये भी x cos i बनेगा। तो ये पूरी दूरी क्या बनेगी? ये पूरी दूरी जो r है, मैं r को लिख सकता हूँ x cos i का ट्वाइस ना, x cos i का ट्वाइस लिख सकता हूँ। समझ गए कैसे? ये x है, वैसे भी देखो ना, ये x है तो ये भी तो x होगा, ये भी तो x होगा। क्यों x होगा? क्योंकि इस एंगल के सामने का ये लेंथ, इस एंगल के सामने की लेंथ बराबर होगा, क्योंकि एंगल बराबर है। तो ये x है, ये x है, तो ये क्या आएगा? x cos i, और ये x है तो भी आएगा x cos i। तो टोटल दूरी क्या होगी? 2x cos i इक्वल्स टू r। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? इट इज
r/2 cos i का मतलब नीचे आएगा sec i आ गया। गुड। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी कितनी आएगी, तो स्मॉल f इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक की दूरी इट इज कैपिटल R माइनस r/2 sec i। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हें अलग से ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब अगर इसमें डाउट हो तो बताओ, अगर कोई डाउट हो तो, और नहीं डाउट हो तो मैं आगे लिखूं, ठीक है। मैं इसे हटाता हूं और डायग्राम को दूसरा बनाता हूं, याद करने वाला डायग्राम ये हटा रहा हूं, ठीक है। देखो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर पे वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि किसी भी स्फेरिकल मिरर पे अगर कोई रेस पैरेलल पड़ती है, पैरेलल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको कॉपी पे लिखना, इसी में लिखना अलग से, इफ इंसिडेंट रेज इज पैरेलल टू इंसिडेंट ray is parallel to principal axis। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आ रही है तो जो उसकी फोकस दूरी होती है वो इस फॉर्मूला को करती है r माइनस r/2 sec i। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट पता हो तो मैं खूब आराम से निकाल सकता हूं क्या, कि कितना दूरी पे इंटरसेक्ट मारेंगे। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है फॉर पैराक्सियल रेज, अगर पैराक्सियल रेज है और आई बहुत ही स्मॉल है, अगर आई बहुत ही स्मॉल है तो सेक आई ना 1 बन जाएगा, आई बहुत ही स्मॉल है तो इट इज अप्रोचिंग 0, तो सेक 0 इज 1 और सेक 0 1 बन गया तो r/2 r माइनस r/2। तो फॉर पैराक्सियल रेज फोकल लेंथ इज r/2, बट इफ रेज आर नॉट पैराक्सियल then focal length is not equal to r/2, this is equal to r minus r/2 sec i। इसको ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसे फॉर्मूला इस बच्चे याद भी रखते हैं इसको, तो क्या फर्क पड़ता है अगर याद रखते हो तो, बस तुम्हें क्या करना है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r माइनस r/2 sec i, वेयर i इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये हम कब यूज करेंगे, व्हेन इंसिडेंट रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान। अब देखो इसी पे बेस होकर क्वेश्चन ऐसे जनरेट हो जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बन सकता है कि ऐसा तुम्हें देगा, कहेगा कि एक रेज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज करो 10 मीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर है, दो रेज है, एक रेज 3 सेंटीमीटर ऊपर से आ रही है और एक रेज 5 सेंटीमीटर ऊपर से आ रही है। पूछेगा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन intersection points on principal axis, तो फिर वही फॉर्मूला यूज करोगे जब भी लिखेंगे। ये रेस मान लो
ऐसे आ रही है। अच्छा एक चीज और तुम पाओगे कि जितना रेंज नीचे रहती है ना उतना ही ये दूर जाएगा। ये तो यहीं से तुमको समझ में आएगा, देखो कैसे। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, अरे इसके अलग से एफ निकालो, दोनों एफ घटा दो, आंसर है। सोचना क्या है, ये बता रहा हूँ। देखो सेक आई है, सेक जीरो कितना होता है 1, और जब जीरो से वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू 1 से बढ़ेगी ना। अगर 1 से बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू घटने लगेगी। अरे सेक थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है शुरुआत में 90 तक, क्योंकि सेक 90 इन्फिनिटी होता है। तो सेक 0 1, तो अब आई बढ़ाओगे तो सेक आई बढ़ेगा, सेक आई बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो माइनस साइन है ना, पूरी वैल्यू घटेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही एफ कम आएगा, और जितना ही ये रेज ऊपर जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही ज्यादा आएगा, क्योंकि जितना पास में आएगा उतना ही तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कम आएगा ना। देखो ना, पैराक्सिल रेस के लिए आई आई क्यों रहा, बहुत ही एंगल कम होगा तभी तो ऐसा होगा, वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो कंफर्म है कि ये जो रेस पास में है, जो रेस बहुत दूर है वो थोड़ा पास से जाएगी क्योंकि उसका एफ कम आएगा ना, और ये रेस थोड़ा सा दूर जाएगी, ऐसे जाएगी। अब ये दूरी और ये दूरी निकालनी पड़ेगी, दोनों घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। हालांकि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि ये पास है कि, कैलकुलेट करो ना, अपने आप ही वैल्यू बता देगा कि कौन पास है कौन दूर है। ऊपर वाले का मान लो फोकल लेंथ f1 आ रहा है, इसका मान लो f2 आ रहा है, तो तुम f1 क्या लिखोगे, f1 लिखोगे r माइनस r बाई 2 सेक आई। अब i निकालें, तो इसके लिए i अगर निकालना है तो इस डायग्राम को ऐसे बना लो, ऊपर वाले के लिख रहा हूं ऐसे, नॉर्मल पहले दिखाएंगे, फिर ये वाला रेज ऐसे आ रही है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो भी क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। फिर नॉर्मल से ड्रॉ कर लिया। अच्छा तुम बताओ ये किसके बराबर तुम बताए थे, 5 बताए थे, 5, और ये रेडियस होता है, ये नॉर्मल है ना, दिस इज द नॉर्मल, सेंटर से पास करेगा, ये नॉर्मल की लाइन है ना, नॉर्मल की लाइन होती है। देखना मेरे भाई कहाँ गया वो, ये नॉर्मल की लाइन है ना, मैं इसको बना रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इससे बनता है, इससे बनता है, नॉर्मल के इधर होगा ऐसे, दिस इज द सेंटर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये 5 है, और रेडियस 10 के बराबर 10 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल में लिख सकता हूँ साइन आई बराबर 5/10, साइन आई क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, 5/10 इट इज 1/2, देन व्हाट इज आई, आई इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक 30 डिग्री लिख दिया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस ई कितना होता है सेक 32/√3, इट इज आर माइनस √3, f1 मिल गया। तो सिमिलरली f2 r माइनस r/2 सेक, अब ये 3 है, ये 3 है ना, तो जब ये 3 बनेगा तो ये I1 है, मान लो I1 है, तो साइन I2 क्या लिखेंगे, सिमिलरली साइन I2 क्या बनेगा, 3/10 बनेगा। अब ये तो पता ही नहीं होता है मुझे, जो भी है यहां से सेक निकाल सकते हो ना, कितना आएगा, I2 बराबर यहाँ पे 3 यहाँ पे 10, ये 10, तो 100 से 9 घटा दो, 100 से 9 गया कितना आया 91, तो मैंने कहा 91 का रूट, तो सेक वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे, तो सेक I2 बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 10/√19, अब दोनों घटा देना यार, आंसर मिल जाए। तो डेल्टा एफ क्या आएगा, f2 माइनस f1, या मार्ड लगा देना आंसर आ जाएगा, या जो कम होगा पता चला कौन पास है कौन दूर है। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, और अगर नहीं डाउट है तो जाना मुझे LPS का प्रैक्टिकल में अभी आज ही बस जाना है।